डियर स्टूडेंट, आज के इस प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स पे। सबसे पहले हम लोग समझें कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसे हम यूलर्स कॉची इक्वेशन भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ये तो आपको पहले से पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहते हैं जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 हो, साथ ही साथ इनका प्रोडक्ट ना हो। मतलब ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if the dependent variable and its derivatives occurs in first degree only and they are not multiplied together, and such type of differential equation is known as a linear differential equation. यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की या यूलर कॉची इक्वेशन की। तो कहा गया ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a naught x to the power n into nth derivative of y with respect to x plus a1 x to the power n minus 1 into n minus 1th derivative of y with respect to x plus dot dot plus an minus 1 x into dy by dx plus an y is equal to qx। देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो a naught a1 a2 an ये सब जो आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है दे आर कांस्टेंट्स एंड qx इज आइदर फंक्शन ऑफ x, मतलब आइदर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए कांस्टेंट, इज कॉल्ड ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हर एक टर्म में 1 है, इनके डेरिवेटिव्स की भी डिग्री 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट कहीं भी एक साथ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को मैक्सिमम n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए यह nth ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब अगर यह nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो यह भी देखेंगे कि डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है ए नॉट तो कांस्टेंट है लेकिन x टू द पावर n वेरिएबल है, डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है a1 कांस्टेंट तो है लेकिन उसके साथ x टू द पावर n माइनस 1 है, वह भी वेरिएबल है। डेरिवेटिव का कोफिशिएंट an माइनस 1 कांस्टेंट है लेकिन x क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है वह कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी हैं, तो इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट कह सकते हैं। फिर यह भी देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। इतनी सी बात से यह समझ में आ गया होगा कि लीनियरिटी हम डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी प्रॉपर्टी पर तय कर रहे हैं और होमोजेनिटी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डिग्री के आधार उसकी प्रॉपर्टी पे हम तय कर रहे हैं। तो होमोजेनिटी ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं, लीनियरिटी ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साथ होकर कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा इस पर बात करते हैं। तो कहा टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू ए न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स e टू द पावर z, या इसके दोनों साइड का लाग लें तो लाग x इक्वल्स लाग m टू द पावर n लाग e टू द पावर z। तो इसको लिख सकेंगे z लाग e, और लाग e बेस e 1 होता तो ये हो जाएगा z इक्वल्स लाग ऑफ x, ये कह लिया। ठीक है, x इक्वल्स e टू द पावर z लिखें या z इक्वल्स लाग।
क्यों ऐसा कर रहे हैं कि यक्स को नए वेरिएबल में चेंज करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप खुद से सोचिए कि ये जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, अगर सिर्फ a0 होता, यहाँ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट सिर्फ a1 होता, यहाँ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट सिर्फ an-1 होता, तो शायद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता, जिसको सॉल्व करना हम जानते हैं। लेकिन यहाँ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल है, इसलिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट बन गया। तो हमारा तो उद्देश्य होगा, चूंकि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना जानते हैं, तो कहाँ से प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाता या उस फॉर्म में इसे रिड्यूस किया जा सकता। तो प्रॉब्लम की जड़ कौन दिख रहा है, वह है यक्स का प्रेजेंस, कोफिशिएंट के रूप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंस, कोफिशिएंट के रूप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंस। तो अगर ये प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, तो इस यक्स को हटाने का उपाय देखा जाए, सोचा जाए इस यक्स को कैसे हटाया जाए। तो यक्स को हटाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन लिया, कहते हैं x इक्वल्स ई टू दी पावर जेड रख देते हैं। अगर कोई गया x इक्वल्स ई टू दी पावर जेड रख देंगे, तो उस कंडीशन में इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोफिशिएंट से हटा सकेंगे। तो अगर x इक्वल्स ई टू दी पावर जेड लेंगे, तो dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड डी जेड बन जाएगा, ये हो जाएगा। या यहाँ से आप कह सकते हैं कि डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर जेड, और चूंकि ई टू दी पावर जेड यक्स है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। उसको यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस पूरे इक्वेशन को कह दिया गया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया गया। चलिए, तो जब आपने ये सोच ही लिया, तो कहा नाउ अब देखा जाए सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड को समझा जाए। कहा हमारे सामने है डी वाई बाई डी एक्स। जब चेंज ऑफ वेरिएबल की बात ही कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। देख लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स। तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख दिया, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। ये हो गया बाई 1। इसके हेल्प से कहा अब यक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मिल जाएगा यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स से गुणा करें तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से यक्स हट जाएगा, एक्स से गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी जेड, इतना बच गया। या इसको अगर हम समझ के लिखने की कोशिश करें, तो यक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला डी बाई डी जेड, और डी बाई डी जेड को हम कैपिटल डी कह दे रहे हैं। तो यक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ से देखेंगे जो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके समझा कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स को जब हम जेड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी फाइंड दैट डिपेंडेंट वेरिएबल हैज नो चेंज, बट x इंटू डी बाई डी एक्स इज गोइंग टू कन्वर्ट इंटू डी बाई डी जेड, और डी बाई डी जेड को हम लोगों ने कहा लिया दैट इज कैपिटल डी। ये कहा लिया, एक चीज यहाँ से ये समझ में आ गया, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ऐसे ही फिर हम लोग बात करें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बारे में, सोचें कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम समझते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव। अगर ये सारी चीज़ हमको पता ही है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स आया है 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, इतना आया हुआ। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हम लोग मिला है 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। अब कहा जा रहा है इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, ये कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या, का दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी जेड, इतना आ गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया। अब आते हैं प्लस सेकंड फंक्शन,
सेकेंड फंक्शन क्या हो गया 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई डी जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम dy बाई डी जेड को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो यह आ जाएगा d2y/dz², और फिर z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा dz/dx। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि dz/dx इक्वल्स 1/x होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू dz/dx जगह 1/x रखेंगे तो 1/x इंटू 1/x 1/x² हो जाएगा, d2y/dz² आ गया, फिर हो जाएगा -1/x² इंटू dy/dz होगा। बिकॉज ये लिख दिया, बिकॉज हम यह कहाँ से बाई 1 ये लिख दिया। अब इस पूरे इक्वेशन में x² से गुणा करें, x² से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का x² समाप्त हो गया, ये आ गया d2y/dz², और यहाँ आ जाएगा -x² खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा dy/dz, इतना आ गया। कहा अब इसको कंपेयर करके लिखें तो सीधे सीधे समझ में आएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ राइट में, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन मॉनिटरिंग करेंगे तो x² इंटू d2/dx² इस पूरे में तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो x² इंटू d2/dx² इज इक्वल टू हो जाएगा d2/dz² माइनस d/dz, कुल मिला के हो जाएगा d² माइनस d कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा d-1, ठीक है, यह क्या तो x² इंटू d2/dx² क्या बन गया d इंटू d-1 बन गया। अब इन्हीं चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ देखेंगे कि x इंटू d/dx कैपिटल D बन गया, x² d2/dx² क्या बन गया d-1 बन गया। तो जब इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कायदे से समझ रहे हैं, तो आप यह भी कह सकते हैं सिमिलरली अब क्या होगा अगर हम इसी तरीके से x³ इंटू d3/dx³ को कैलकुलेट करें तो वह क्या देगा d-1 d-2 देगा, और इस प्रोसेस को हम इसी तरीके से कंटिन्यू किए रहें तो x⁴n इंटू d⁴n अपॉन dx⁴n को लिख सकेंगे d-1 d-2 अप टू d-n-1 ये लिख सकेंगे, जहाँ पर हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि जो d राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखा जा रहा है वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, और कुल मिला के d/dz है। ओके, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में करें, सीधे सीधे करें, ये जो सब्स्टिट्यूशंस हमको मिल रहे हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में करें, ये इस दिए गए प्रॉब्लम में करें तो x⁴n इंटू d⁴n y/dx⁴n की जगह आ जाएगा d-1 d-2 एंड d-n-1। ऐसे यहाँ भी है तो x इंटू dy/dx की जगह कैपिटल D आ जाएगा, तो मतलब y का कोफिशिएंट an होगा, और यहाँ x इंटू dy/dx की जगह कैपिटल dy आ जाए तो उसका कोफिशिएंट an-1 होगा। ऐसे मतलब हर एक के कोफिशिएंट क्या होते जाएंगे कांस्टेंट, तो कुल मिला के यह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बनने लगेगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है बाय सब्स्टिट्यूटिंग these values in the given differential equation, we find that reduced
equation is reduced equation is a homogeneous reduced equation will be a linear equation with constant coefficients and which can be solved by usual method तो ये आपसे कहा गया कि बाई सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज जो आपने ऑब्टेन्ड वैल्यूज निकाला है इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, कहा गया है सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा वी फाइंड दैट रेड्यूस्ड इक्वेशन जो नया इक्वेशन हमको मिलेगा विल बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको अब पता है। तो अगर इन मेथड्स को हम एक जगह लिखें तो पहला स्टेप आपसे यही कहा गया स्टेप्स, तो पहला स्टेप ही आपसे कहा गया स्टेप 1 ही कहा गया है। अगर इसको एक जगह कंसाइज करें तो कहेगा पुट करिए x इक्वल्स e टू द पावर z और z इक्वल्स log ऑफ x एंड कहा गया और क्या, ये आपसे कहा गया कि x इंटू डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी कह लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू अपान डी एक्स स्क्वायर की जगह पर डी माइनस 1 कह लीजिए, एक्स क्यूब डी थ्री अपान डी एक्स क्यूब की जगह पर डी माइनस 1 डी माइनस 2 कह लीजिए। और इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो एक्स टू द पावर एन इंटू डी टू द पावर एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन की जगह पर डी माइनस 1 डी माइनस 2 अप टू डॉट डी माइनस एन माइनस 1 कह लीजिए। और कहा फिर ये भी समझा दीजिए कि यहाँ पर जो डी मिल रहा है वह कुछ और नहीं, वह डी स्टैंड कर रहा है डी बाई डी जेड के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने आर्टिकल से फाइंड आउट करना, उसको किया है आपने, उसी को हमने समराइज करके लिख दिया है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि पहले आप इसको रखने के बाद आफ्टर सब्स्टिट्यूशन पहले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन resulting equation will be a linear differential equation with constant coefficients which can be solved easily by usual method। कहा गया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा वह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, जिसे हम प्रीवियस मेथड से परंपरागत विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो इस पर बेस एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया, ये ले लिया का एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस 12y इक्वल्स
एक्स क्यूब इंटू log ऑफ यक्स। ये प्रॉब्लम है आपका। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसके सलूशन के लिए पहले तो ये डिसाइड करना होगा ये है क्या। तो देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y की डिग्री हर एक टर्म में 1 है। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव रहा, हर एक की डिग्री कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स में से किसी का भी प्रोडक्ट एक साथ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चूंकि y को मैक्सिमम 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए यह सेकंड ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लेकिन डेरिवेटिव का कोफिशिएंट देखेंगे एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव का कोफिशिएंट देखेंगे 2x। ये वेरी कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब अगर आपने ये तय कर लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो अब ये भी देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री x जो कोफिशिएंट के रूप में आया उसका भी डिग्री 2 है, या डिनोमिनेटर में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में सेम है, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। इसका मतलब इसकी होमोजेनिटी मेंटेन है, और अब होमोजेनिटी हर एक टर्म में मेंटेन है, तो कुल मिला के हम पहचान के कह सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मायने इसी बात का होगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पा रहे हैं या नहीं। पहचान लेंगे तो आप मेथड आसानी से लगा लेंगे, और अगर पहचानेंगे नहीं और मेथड सब आता रहे तो कोई भी मेथड कहीं भी लगा सकते हैं, और उस कंडीशन में आंसर गलत हो जाएंगे। अब अगर ये तय हो गया तो आपको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। तो आपसे कहा गया था पुट करना है x इक्वल्स e टू द पावर z या z इक्वल्स log x। तो यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग x इक्वल्स e टू द पावर z और z इक्वल्स log ऑफ x का से इट इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको रखना किस में है, इन इक्वेशन 1। तो जो मेथड बताएगा उसके अनुसार का देन इक्वेशन 1 takes the form, then equation 1 takes the form। किस फॉर्म को टेकअप करेगा वो देखा जाए। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिखते हैं डी माइनस 1 प्लस 2, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स की जगह लिखते हैं डी माइनस 12, ये 12 लिख दिया, ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स यक्स इक्वल्स आपने कहा ई टू दी पावर जेड, तो यक्स क्यूब क्या हो जाएगा का वो हो जाएगा ई टू दी पावर 3z। सोच लीजिए x इक्वल्स है ई टू दी पावर z, तो यक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ भी इसका क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा ई टू दी पावर 3z। फिर लिखा हुआ log x, और log x इक्वल्स क्या हो गया, z हो गया। ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन बोला गया। तो अभी सिंप्लीफिकेशन तो बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन करें तो जगह डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 12 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स z ई टू दी पावर 2z। और सिंप्लीफाई करेंगे तो जगह डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d दैट इज इक्वल टू प्लस डी माइनस 12 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स z ई टू दी पावर 2z, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन यहाँ यह भी समझने वाली बात है कि यहाँ d का मतलब d बाई डी एक्स नहीं है, अब यह x बदल के किस में चला गया है, z में। ये इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ डी का कोफिशिएंट 1, और ये माइनस 12, 1 1 और माइनस 12 ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, y की डिग्री 1 है। तो आप कह सकते हैं अब तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका है। और आपको मेथड में भी यही सब समझाया गया था कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन रिजल्टिंग इक्वेशन विल बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजुअल मेथड। तो चलिए भाई, अब यह हो गया लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लिख भी दिया, व्हिच इज ए
लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। चलो भाई ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, यम स्क्वायर प्लस यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो यम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यम कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा यम प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो फिर मिलेगा यम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यम प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यम इक्वल्स आपको मिल जाएगा 3 कामा माइनस 4। दो रूट्स आपको मिले हैं, रियल हैं डिफरेंट हैं। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 e टू दी पावर माइनस 4z प्लस C2 e टू दी पावर 3z। x नहीं z, क्यों z लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को किस में बदल चुके हैं, z में। हाँ, अब अगर एक्चुअल सलूशन पाना चाहते हैं तो इस CF को x में बदलना पड़ेगा। तो C1 तो लिख दिया, e टू दी पावर z इक्वल्स x है तो e टू दी पावर माइनस 4z इक्वल्स हो जाएगा 1 अपान x टू दी पावर 4 प्लस C2 e टू दी पावर z इक्वल्स x है तो e टू दी पावर 3z क्या हो जाएगा, तो का वह हो जाएगा x क्यूब। और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 और ये विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 ऐसा हो गया। तो ये आपने CF तो निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाए तो कहा PI इक्वल्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपान FD होता है। FD क्या है वो आपको मालूम है, FD है आपका d स्क्वायर प्लस d माइनस 12, यही आपका आया हुआ है। Q की जगह पे आपको मिला हुआ है z इंटू ई टू दी पावर 2z, इतना आया हुआ है। अब करना क्या है, e टू दी पावर 2z को रूल्स याद करिए, e टू दी पावर 2z को हम लेफ्ट में लाएंगे तो e टू दी पावर 2z को लेफ्ट में लाएंगे तो आपको ये भी मालूम है z का जो कोफिशिएंट होगा प्रत्येक d के साथ ऐड हो जाएगा, तो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 2 माइनस 12, इतना आ गया ऑपरेटेड ऑन z, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर 2z 1 अपान d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस d प्लस 2 माइनस 12 ऑपरेटेड ऑन z, इतना आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया e टू दी पावर 2z 1 अपान प्लस ये ना, हाँ, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस d दैट इज इक्वल टू प्लस 5d प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 ऑपरेटेड ऑन z। अब फिर यहाँ से भी कहा जाता है यूज प्रीवियस मेथड, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2z। अगर याद आ रहा है तो लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन लिया। अब इसे 1 प्लस एफ डी या 1 माइनस एफ डी के फॉर्म में बनाएंगे। आपको अगर याद आ रहा हो तो 5d प्लस डी स्क्वायर हो गया, जितना हो गया ऑपरेटेड ऑन z। अब चाहे 1 माइनस एफ डी बने चाहे 1 प्लस एफ डी बने, आपको क्या बताया गया था, रेज करके इसे कहाँ लाएंगे, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 6 5d प्लस डी स्क्वायर होल टू दी पावर हो जाएगा -1 ऑपरेटेड ऑन z, इतना आ गया। फिर लिखेंगे 1 अपॉन 6 इंटू ई टू दी पावर 2z, बाइनामियल सीरीज से से एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 6 5d प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, हाँ, प्लस डॉट डॉट सो ऑन ऑपरेटेड ऑन z। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1 अपॉन 6 ई टू दी पावर 2z, देखिए गलत हो जा रहा था वो, सुनो, ई टू दी पावर 2z
1 प्लस 5/6 इंटू डी ऑपरेटेड ऑन जेड। किया क्या, रूल याद आए, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डी। डी के हायर ऑर्डर टर्म को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। क्यों नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हायर डेरिवेटिव जब लोअर पावर ऑफ जेड पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। 1 को जेड पर ऑपरेट कराइए, क्या आ जाएगा, जेड, प्लस 5/6 डी को जेड पर ऑपरेट कराएंगे तो 1 आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड हो जाएगा। कुल मिला के हो जाएगा -1/36 e⁻²z और हो जाएगा 6z+5। एलसीएम ले लिया है। अब आप z को यक्स में रिड्यूस करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा ये पता चलेगा। तो e⁻z इक्वल्स यक्स है तो e⁻2z क्या हो जाएगा, x²। 6z इक्वल्स क्या है, log x, तो 6 log x + 5। ये कहाँ से आया, का बाई इक्वेशन 2 जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वहाँ से, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। इतना मिल गया आपको। अब आपको CF भी मिल गया है, PI मिल गया, दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कहा देयरफॉर हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज required solution is y is equal to CF प्लस PI। तो y इक्वल्स हो जाएगा CF आपको मिला हुआ है C1 1/x⁴ प्लस C2 x³ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल -1/36 इंटू x² इंटू 6 log x + 5। यही आपके प्रॉब्लम का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स के प्रॉब्लम को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे।